अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी वंस अगेन, मैं हूं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज की वीडियो खिलाफत बनु उमैया के ऊपर हमारी 7वीं किस्त है। इस वीडियो में हम खलीफा हिशाम के मुतालिक बात करेंगे, जो कि अब्दुल मलिक का बेटा था। इसके ऊपर मुतालिक बात करेंगे। दोस्तों, यजीद सानी की वफ़ात के बाद 724 ईस्वी में ये हिशाम खलीफा बना था। ये यजीद सानी के बाद बना था, मतलब हिशाम से पहले यजीद सानी था। यजीद सानी से पहले उमर बिन अब्दुल अजीज़ था। मैं उमर बिन अब्दुल अजीज़ का टोटल जो है ना दौर आपको पहले बता चुका हूँ 6ठी किस्त में। किस तरह हिशाम के दौर में तुर्किस्तान पर हमला हुआ, क्योंकि वसी एशिया में तुर्क जंगजू बागी हो चुके थे। किस तरह हिशाम ने शुमाली अफ्रीका के ऊपर दोबारा अटैक करवाए और उसको दोबारा वुसअत दी, इंदलस पर फौजी कशी करके हमले करवाए, अपनी हुकूमत को वुसअत दी। दोस्तों, बनु उमैया को इस्लाम में बहुत बड़ी एक सुल्तनत का भी एजाज़ हासिल है। समरकंद पर किए गए इसके हमले, इसकी हिकमत अमलियाँ, हारिस बिन शुरैह की बगावत, खाकान का कत्ल, आर्मीनिया और आज़रबाईजान में बगावत को कुचलना, एशिया कोचक में रूमियों के साथ जंग, सिसली पर हमला, सिंध में फौज कशी की मुहम्मद, फ्रांस की फतह का मंसूबा और जंग टोरस और आखिर पर इसकी वफात। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर दी। वॉच फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक। दोस्तों, हिशाम 691 ईस्वी में पैदा हुआ दमिश्क के अंदर। इसके बाप के नाम अब्दुल मलिक है, जो मरवान बिन हुक्म का बेटा था। आपके मज़ीद 4 बहन भाई थे। आपका पेशा सियासत है, मतलब पेशे के लिहाज से आप एक सियासतदान थे। हिशाम 6 फरवरी 743 ईस्वी को फौत हुए, वो भी खुनाक की वजह से। दोस्तों, यजीद सानी की वफात के बाद 724 ईस्वी में हिशाम तख्त पर बैठ गया। उस वक्त इसकी उम्र 34 बरस थी। तख्त नशीनी के वक्त वो रिसाफा में मुकीम था। दोस्तों, हिशाम अब्दुल मलिक के लायक 3 फर्जंदों में से था, मतलब एक अच्छा लड़का था। इसके बेशतर यजीद बिन अब्दुल मलिक का दौर बनु उमैया का बदतरीन ज़माना करार दिया जाता है। इसकी नाअहली, ऐश परस्ती, कबायली असबियत और अंदरून मुल्क है बेचैन ने कई मरतबा ऐसे मतलब ख़राब मसाइल पैदा कर दिए थे। हिशाम ने जो ही तख्त खिलाफत पर कदम रखा तो उसने अपने आप को कबायली तअस्सुबात, नफरत और गुनाहों की मुश्किलात में घिरा हुआ पाया। अपने ओहदे हुकूमत के पौने 20 बरस वो मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ रहा कि बनु उमैया की रोब जवाल हुकूमत को तबाही से बचा सके। इसकी ये तवील जद्दोजहद, हिम्मत और शुजाअत और हौसला तदब्बुर की एक शानदार दास्तान है। अगरचे वो बनु उमैया को जवाल से तो ना निकाल सका, लेकिन उसने उनको गिरते हुए कसर इक़्तिदार को वक्ती तौर पर सहारा दिया और मुख्तलिफ अनवाओ कामयाबी हासिल करने के बाद उसके वक़ार को बहाल कर दिया। शुमाली अफ्रीका पर हमले और तुर्किस्तान। दोस्तों, इलाका तुर्किस्तान के अलावा आर्मीनिया और आज़रबाईजान भी तुर्क और मन और खिज़ो के कबाइल ने मुत्तहिदा होकर मुसलमानों के लिए एक नाजुक हाल पैदा कर दी थी। यहाँ के गवर्नर जुराह बिन अब्दुल्ला मकामी हालत पर काबू ना पा सके, इसलिए हिशाम ने उन्हें माजूल करके मुसलमान बिन अब्दुल मलिक को 726 ईस्वी में उनकी जगह पर मुकर्रर कर दिया, फिक्स कर दिया। मुसलमान ने तुर्कों की कई शहर फतह कर लिए। खाकान का बेटा मुसलमान के हाथों शिकस्त खाकर कत्ल हुआ। जुराह की मौत से तुर्कों के हौसले बढ़ गए और वो मूसल तक चढ़ा है। चुनांचे हिशाम ने उनके तदारुक के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए सईद हर्शी को आज़रबाईजान रवाना किया। उसने इसके इलाकों पर एक से बढ़कर एक हमले करके बहुत से शहर फतह कर लिए। सईद के पे दर पे फतूहात का सुनकर हिशाम ने उसकी कारगुजारी पर इजहार खुशनुदी और इत्मीनान का सांस लिया। दोस्तों, इसी हिजरी में हिशाम ने सईद को वापस बुलाकर अपने भाई मुसलमान बिन अब्दुल मलिक को दोबारा आज़रबाईजान रवाना कर दिया। मुसलमान ने खुजों के सारे इलाके में अफवाज फैला दी। खाकान का लड़का एक लड़ाई में मारा गया। अब खाकान ने जोश और इंतकाम में आस पास की सब कौमों पर मुश्तमिल एक लश्कर जरार मुनज़्ज़म किया और मुसलमानों पर उमड़ आया। मुसलमान ने मुकाबले की सख्त ना पाकर पिछपाई इख्तियार की और बाबुल अबवाब में क़याम पजीर हो गया। हिशाम ने मुसलमान की जगह मरवान सानी को आर्मीनिया का हाकिम करार दे दिया। मरवान ने 1,20,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज की कील काटने से लेस तैयार कर ली। उसने तुर्कों के सारे इलाके को ताज और तख्त तार कर दिया। उनके मुतअद्दिद शहरों और किलों पर कब्जा करके उनकी ताकत को कुचल कर रख दिया और तमाम इलाके जो मुसलमानों से छिन चुके थे दोबारा सुल्तनत का हिस्सा बना दिए, दोबारा उसको मुस्लिम सुल्तनत में ऐड कर दिया। इस तरह वो तमाम इलाके जिन पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया था वो दोबारा मुस्लिम उम्मत, मतलब इस सुल्तनत बनु उमैया में वापस आ गए। अब उसके बाद आ जाए एशियाई कोचक। दोस्तों, एशियाई कोचक में रोमियों के साथ मुसलमानों की अक्सर जंगें होती रहती थी। यहाँ पे लमूम शाही अफराद ही
وہی گورنر بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ چنانچہ ہشام نے اپنے دور میں بیٹو معاویہ اور سلیمان کے علاوہ مروان ثانی اور مسلمہ بن عبد الملک کو مہمات کا انچارج بنا کر رومیوں کے خلاف صف راہ ہونے کے لیے روانہ کر دیا۔ انہوں نے رومیوں کی ناکہ بندی کر کے متمورہ توبہ اور بہت سی سرحدوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح انہوں نے تمام رومیوں کو شکست دے دی، ایک سے بڑھ کر ایک، اور دوبارہ ان کے علاقوں پر، ان کی سرحدوں پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد ہوتا ہے سسلی کے اوپر حملہ۔ سسلی کا محاصرہ کافی عرصہ سے جاری رہا۔ جب اہل سکیلا نے محسوس کیا، اہل سکیلا وہی تھے جو سسلی کے اندر رہتے تھے، سسلی کو سکیلا بھی کہا جاتا ہے۔ جب سسلی کے لوگوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہیں، it is not easy to defeat the Muslim، تو انہوں نے اطاعت قبول کر لیا اور اس طرح سسلی مملکت اسلامیہ کا جزو بن گیا، وہ بھی خلافت امویہ میں۔ دوستو اس کے بعد آتی ہے سندھ کی مہمات۔ محمد بن قاسم کی واپسی کے بعد سندھ کا اکثر و بیشتر علاقہ مقامی حکمرانوں کے قبضہ اقتدار میں جا کر نیم خود مختارانہ حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ کافی عرصے سے مسلمانوں نے سندھ کی معاملات کی طرف سے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، لیکن ہشام نے اپنے عہد حکومت میں سندھ کی از سر نو تسخیر کی طرف توجہ دی۔ 107 ہجری میں ہشام نے سندھ کی حکومت جنید بن عبد الرحمن کے سپرد کر دی۔ نئے والی نے دریائے سندھ کے کنارے کنارے پیش قدمی کا آغاز کر دیا۔ اس علاقے کا حکمران واسر کا بیٹا راجے جے سنگھ تھا۔ وہ اس سے بیشتر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن جنید کی سندھ میں آمد کے موقع پر مرتد ہو گیا تھا، دوبارہ غیر مسلم بن گیا اور بحری کشتیاں جمع کر کے دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر اسلامی افواج کے مقابلے میں صف راہ ہو گیا، مگر گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ جنید نے اپنی پیش قدمی کو جاری رکھا اور کیرج پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ یہ بھی سندھ کے اندر علاقہ ہے۔ اس کے بعد ماروڑا، مانڈل، بھروج، ایجین اور مالوا کے علاقے فتح کیے۔ اس طرح راجپوتانہ کا بہت سا حصہ مسلمانوں کے زیر نگرین چلا گیا۔ یہ اوپر والے تمام جتنے میں ایریے بتائے ہیں یہ بھارت کے اندر ہیں۔ جنید نے اس سے آگے قدم بڑھایا، فوج کو دوبارہ صف راہ بنا دیا اور ہندوؤں کے خلاف کھڑا کیا۔ اس کے بعد گجرات اور بھین رال کے علاقے کو فتح کر کے وہاں پر بھی اسلامی پرچم لہرا دیا۔ 211 ہجری میں ہشام نے جنید کو والی خراسان مقرر کر دیا اور سندھ کی ولایت پر تمیم کو مامور کر دیا۔ جنید کی واپسی پر ملک کے اندر عام بے چینی پھیل گئی۔ تمیم حالات پر قابو پانے میں ناکام رہا، چنانچہ حکم بن خواص کو سندھ کا والی مقرر کر دیا۔ حکم نے سب سے پہلے دریائے سندھ کے مشرق کا کنارہ محفوظ کر کے شہر آباد کیا اور محمد بن قاسم کے بیٹے عمروں کی مدد اور تعاون سے ان تمام علاقوں کو جو قبضہ سے نکل چکے تھے دوبارہ فتح کر لیا۔ اس کو اہم کارنامے کی یاد میں منصورہ آباد کیا جو بعد میں سندھ کا دارالخلافہ بن گیا۔ ایک جنگ میں حکم بن عوانہ لڑتے ہوئے وفات پا گئے تو ہشام نے عمر بن قاسم کو سندھ کی خلافت دے دی۔ جیسے ہی وہ خلافت پر بیٹھا حالات پر قابو پا لیا گیا اور سندھ ایک اچھی اور خاصی چین کی زندگی بسر کرنے لگا۔ دوستو اس کے بعد شمالی افریقہ اور اندلس کی باری آتی ہے۔ شروع میں چونکہ شمالی افریقہ میں امن و امان کا دورہ رہا، اس لیے وہاں کے والی امیر عبداللہ بن حجاب نے اطراف و اکناف میں مہمات روانہ کر کے نئے علاقے فتح کیے۔ حبیب بن ابی عبیدہ فہری نے مغرب میں سویس، اقصی اور سوڈان کے علاقے فتح کیے۔ بحیرہ روم کے علاقے میں حبیب بن ابی عبداللہ نے حزیرہ سروانیہ کی تسخیر کی۔ یہ علاقہ سوڈان کے ساتھ ہے۔ دوستو سکیلا یعنی سسلی کے پایہ تخت سرکوسا کو بھی سر کر گرم کر لیا گیا۔ اس دوران شمالی افریقہ میں بربروں نے بغاوت کر دی۔ بربروں کی بغاوت کی کئی وجوہات تھیں۔ اولائے بنو امیہ عربوں ہونوں کی بنا پر بھی بربروں کو وحشی اور نیم مکمدن قوم سمجھتے ہوئے ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ امیہ کے جتنے بھی کنگ تھے ان بربریوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اور خوارج ویسے ہی بنو امیہ کے جانی دشمن تھے کیونکہ انہوں نے عثمان کا قصاص لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ حاکم طنجہ عمر بن عبداللہ نے غیر مسلمانوں کی طرح ان سے بھی جزیہ وغیرہ وصول کرنے کا حکم دیا ہوا تھا بربریوں سے۔ اس وقت امیہ فوج سسلی کی مہم میں مشغول تھی اور طنجہ خالی تھی۔ طنجہ بھی سوڈان کے ساتھ ایک ایریا ہے، لہٰذا بربریوں نے ایک خارجی سردار میسرا کو اپنا رہنما چن کر طنجہ پر حملہ کر دیا۔ جتنے عرب وہاں پر موجود تھے سب کو خوب قتل عام کیا گیا۔ امیر طنجہ مارا گیا۔ افریقہ کے دیگر علاقوں کے بربر بھی مشتعل ہو کر اٹھے کھڑے ہوئے اور بڑے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اب باغیوں کا مقصد طنجہ پر قبضہ کرنا تھا۔ طنجہ کی دوسری جنگ کو جنگ اشراف کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ اس لڑائی میں عربوں کے بڑے بڑے شرفا اور نامور لوگ مارے گئے تھے۔ بربری بڑی سرعت سے کامیابی حاصل کر رہے تھے۔ ان کے نعرے، ان کی آوازیں اندلس میں بھی سنی گئیں اور وہاں پر بربریوں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ چنانچہ ابن حجاب کو معزول کر کے کلثوم بن ایاز کو افریقہ کا والی بنا کر 30,000 فوج کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ کیروان پہنچتے پہنچتے اس کی فوج کی تعداد 70,000 تک پہنچ گئی، لیکن کلثوم بن ایاز بھی بربریوں کے ہاتھوں شکست فاش کھائی اور دیگر بڑے بڑے فوجی جرنیلوں کے ساتھ قتل ہو گیا۔ جب عظیم تباہی کی خبر ہشام کو پہنچی تو اس نے حنظلہ بن صفوان کو 30,000 تازہ
दम फौजी देकर अफ्रीका रवाना किया। कैरवान पहुंचकर उसने बागियों को सरदार अकाशा को शिकस्त दी, लेकिन जल्द ही बर्बरी 3 लाख का टिड्डी दल जमा करके मुकाबले में ले आए और कैरवान पर हमला कर दिया। दोस्तों इसी जंग में अरब बड़ी बहादुरी से लड़े। अरब में औरतें हथियार बांध कर शहरों की हिफाजत के लिए कमर बस्ता हो गई। चुनाचा बर्बरियों का अजीम शान लश्कर मैदान छोड़कर भाग निकला। इस जंग में कमो बेश 1.5-2 लाख बर्बरी कत्ल हुए और उनकी ताकत का तिलस्मा टूट गया। दोस्तों इसके बाद फ्रांस की फतह का मंसूबा हुआ और जंग टोरस। दोस्तों इंग्लिश की फतह के वक्त से मुसलमानों की ये ख्वाहिश थी कि वो फ्रांस पर कब्जा करें। फ्रांस पर बाकायदा हमला भी हिशाम के ज़माने में हुआ और मुसलमान फ्रांस के इलाके को फतह करने में कामयाब हुए। इस सिलसिले में जंग टोरस का एक अहम मकाम है, क्योंकि इस जंग में नाकामी के बाद मुसलमानों की पेशकदमी यूरोप में रुक गई। अगर जंग टोरस में मुसलमान कामयाब होते तो दुनिया की तारीख कुछ और होती। इसके बाद आ जाता है जी खवारिज। हस्ब मामूल खवारिज हिशाम के दौर में भी अपनी जारहाना सरगर्मियों में मसरूफ रहे, लेकिन उनकी सरगर्मियों को सख्ती से दबा दिया गया। 11 हिजरी में वाली सिस्तान यजीद बिन अरीफ हमदानी को खारजियों ने बरसरेआम उनके घर पर कत्ल कर दिया। खालिद बिन अब्दुल्ला अल कसरी वाली इराक ने अस्बाह बिन कल्बी को उनकी सरकोबी के लिए मामूर किया, लेकिन सिस्तान के पहाड़ी इलाके में घेर कर खवारिज ने उनके अक्सर सिपाही मार डाले। मूसल और दीगर इलाकों में भी खवारिज ने उद्यम मचाए रखा, लेकिन खालिद अल कसरी ने निहायत सख्ती और होशियारी से इन बगावतों को कुचल कर रख दिया। दोस्तों इसके बाद आता है इमाम जैद बिन अली का खरूज। हिशाम के दौर में इमाम जैद बिन अली ने इल्म बगावत बुलंद किया। अहले कूफा ने उनका साथ देने का वादा किया और आपके हाथ पर बैयत की। यूसुफ बिन उमर वाली कूफा ने इनसे मुकाबला किया तो हस्बे साबिक को भी उनका साथ छोड़कर भाग गए और इस तरह हिशामी वहां भी कामयाब हो गए। उसके बाद आ जाती है हारिस बिन शुरैह की बगावत। खरासान के वाली आसिम बिन अब्दुल्ला बलाली के ज़माने में अमीर हारिस बिन शुरैह ने इस्लामी हुकूमत के क़याम का नारा लगाकर 7,000 आदमियों को अपना हमनवा बना लिया। उनमें अरब, नौ मुस्लिम और तुर्क भी शामिल थे। अमीर हारिस बिन बल्ख, जोज़जान वगैरह फतह करने के बाद खरासान के दारुल खिलाफा मरू की तरफ बढ़ा तो आसिम के हाथों शिकस्त खाई, लेकिन इसकी कुव्वत ज़ायल ना की जा सकी। चुनांचे आसिम की जगह असदुल कसरी को खरासान का गवर्नर मुकर्रर किया, जिसने मुसलसल मार के आराइयों के बाद हारिस को खरासान के इलाके से निकाल दिया और वो खाकान के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हुआ। इन कामयाबियों के बाद असदुल कसरी फिर तुर्किस्तान की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुर्कों के कई एक कलों पर कब्जे के बाद कसीर माल गनीमत और कैदी उनके हाथ लग गए। दोस्तों खाकान का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये तुर्कों में से था। इसने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कबीलों को जमा करके जो बगावत की थी वो इसी के अंडर थी। मौसम सरमा के गुजरने के बाद खाकान ने फिर बुखारा का रुख किया, लेकिन शिकस्त खाई। वापसी पर एक तुर्क सरदार को रसूल के साथ चौगान खेलते हुए खाकान का हाथ टूट गया। खाकान ने कसम खाई कि वो कोरसूल से ज़रूर बदला लेगा, लेकिन कोरसूल ने एक रात शबखोन मारकर खाकान ही को कत्ल कर दिया। खाकान के कत्ल के बाद तुर्कों में खाना जंगी शुरू हो गई और इसी तरह तुर्कों का अपना बेड़ा इसी तरह गर्क हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी वफात के ऊपर। दोस्तों 743 ईस्वी में 6 रबीउल सानी 125 हिजरी को बेमकाम मरीज साफा हिशाम ने खुनाक के मर्ज में मुब्तला होकर वफात पाई। वफात के बाद उम्र की तकरीबन 45 साल और मुद्दत खिलाफत पूरे 20 साल में थी। इसने अपनी ज़िंदगी में वलीद बिन यजीद सानी को जानशीनी से खारिज करके अपने बेटे मुसलमा को वली ओहद बनाने की कोशिश की, लेकिन उमराए दरबार की मुखालफ की बिना पर वो कामयाब न हो सका। इस बिना पर वलीद और हिशाम के दरमियान रंजिश पैदा हो गई। वलीद इलाके उर्दन में हिशाम की मौत तक मुकीम रहा। दोस्तों ये थी खिलाफत बनु उमैया के ऊपर हमारी 7वीं किस्त। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज़रूर इसने आपके इल्म में इजाफा भी किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।